नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो नारायण साईं ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नारायण साईं ने पीड़िता से शारीरिक संबंध की बात कबूल की। साथ ही उसने यह भी कहा कि 8 और लड़कियों से उसके संबंध रहे हैं। नारायण ने यह भी मान लिया है कि जमुना का बच्चा मोक्ष नारायण साईं का ही है। नारायण की रिमांड आज पूरी हो गई। इससे पहले नारायण साईं की पत्नी को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की गई। साधक हनुमान ने भी नारायण साईं की कुटिया तक लड़की पहुंचाने की बात कबूल कर ली है। टूटा नारायण, नारायण के नाटक का द्वैन। नारायण साईं ने कबूला जुर्म, नारायण ने कबूला रेप का गुनाह। पुलिस को सुनाई पाप की कहानी। आठ लड़कियों से अवैध रिश्ते की बात कबूली। जमुना से बेटा होने की बात भी मानी। पुलिस रिमांड में नारायण साईं की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। नारायण बातों का जाल बुनता रहा और पुलिस उसे सबूतों और गवाहों की कैंची से काटती रही। नारायण के हर झूठ को सूरत पुलिस ने सबूतों से कुचल डाला। नारायण का सामना उस से कराया गया जिसे बड़ी चालाकी से झूठ बनाने पर तुला था। कई घंटे बीते, कई दिन बीत गए और कई गवाह और सबूत दिखाए गए और आखिरकार नारायण साईं पुलिस के सामने टूट ही गया। नारायण ने पुलिस को गुमराह करने की तमाम कोशिश की, लेकिन सच को छिपा नहीं सका। आखिरकार नारायण साईं ने मान लिया कि हाँ, उसने पीड़ित के साथ रेप किया था। उसने 8 और लड़कियों के साथ रिश्ते की बात कबूली है। पत्नी से आमने सामने की पूछताछ में टूट चुके नारायण ने ये भी मान लिया कि साधिका जमुना के बच्चे का पिता भी वही है। नारायण साईं ने पिता को पहले अपनी प्रेमिका बताया और अब वो रेप को सहमति से बनाया गया संबंध करार दे रहा है। कानून को कई बार धोखा दे चुका नारायण साईं अपने जुर्म को कानून की दांवपेच में उलझाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कानून की बारीकियों से अनजान नारायण को शायद ये पता नहीं है कि अदालत में पीड़िता का बयान उसके प्रेम संबंधों वाली झूठी दलीलों को पल भर में खोखला साबित कर देगा। प्रेम संबंधों का हवाला और रजामंदी से बनाए गए संबंध का बहाना बनाकर नारायण साईं कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भले ही कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे ने इस केस में पुलिस के हाथ और मजबूत कर दिए हैं। नारायण साईं ने भले ही शब्दों को बदल दिया है, लेकिन उसके कहने का मतलब साफ है कि सूरत की उस लड़की के साथ रेप हुआ था और ये जुर्म खुद नारायण साईं ने किया। नारायण के इस सच से ये भी साबित हो गया है कि नारायण साईं पर लगाए गए आरोप भी सच्चे हैं। कबूल नंबरनामा 2, 8 लड़कियों से अवैध संबंध। नारायण साईं के खिलाफ भले ही रेप का एक ही केस सूरत में दर्ज है, लेकिन पुलिस तफ्तीश के दौरान नारायण की अय्याशियों और आश्रम में नारायण के पापों का खुलासा हुआ था। नारायण साईं ने उसे भी कबूल किया है। नारायण ने आश्रमों में दूसरी कई लड़कियों के साथ भी रेप की बात कबूली है, लेकिन नारायण ने यहाँ भी शब्दों का चुनाव बड़े संभल कर किया है। नारायण साईं ने खुद को प्रेम का प्रतीक बताया और कहा कि उससे कई लड़कियां प्यार करती हैं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि एक नहीं बल्कि 8 लड़कियों के साथ उसके अवैध रिश्ते थे। कबूल नंबरनामा 3, जमुना का बच्चा मेरा है। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने पुलिस को बताया था कि नारायण के संबंध कई लड़कियों से थे, जिनमें जमुना नारायण की बेहद खासम खास थी। नारायण साईं ने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि जमुना का बेटा मोक्ष उसी का बेटा है। अब पुलिस ये पता लगाएगी कि नारायण साईं पुलिस से बचने के लिए किन किन जगहों पर गया और किन लोगों ने उसकी मदद की। इसके अलावा रिमांड के दौरान पुलिस को मिले मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और दूसरे सबूतों की भी पड़ताल होगी। सूरत से वैशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
सोचिए जरा अब आप इस शख्स को क्या कहेंगे जिसने खुद को संत कहा, जिसने ज्ञान की बातें कही, उपदेश जिसने दिए, लोगों को गुमराह किया, जिस शख्स ने आज खुद वो तमाम बातें कबूल कर रहा है। पुलिस के सामने जो कबूलनामा है नारायण साईं का वाकई चौंकाने वाला है। 8 महिलाओं के साथ नाजायज संबंध की बात उसने खुद कबूली है। यही नहीं, जमुना का बेटा मोक्ष भी उसका है, ऐसा इस शख्स ने खुद कहा है पुलिस के सामने। आज हम बात करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। कई खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज 24 के साथ मौजूद है। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अखिलेश तिवारी, आप आसाराम के समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक पुरुषार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसाराम के समर्थक हैं। अजय गौतम धर्म सचेतक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कोमल आसाराम की समर्थक है, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल अशोक पुरुषार्थी आपसे ही है मेरा। अब भी कुछ कहने को बचा है आपके पास नारायण साईं के समर्थन में? नहीं, क्या नहीं बचा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो नारायण साईं ने गुनाह कबूल कर लिया। 8 महिलाओं के साथ नाजायज संबंध, एक औलाद भी है नाजायज। देखिए, ऐसा है ना कि पुलिस अभी जांच कर रही है और हमको लगता है वो रिमांड पर हैं। आज रिमांड उनकी खत्म होगी और हम ये कहते हैं कि अभी गुनाह तो उन्होंने ही कबूला था, शिवा का स्टेटमेंट आया था और पुलिस ने टार्चर करके किस प्रकार से गुनाह कबूलाया था और सीढ़ियां आई हैं फलाने, और उसका स्टेटमेंट हमने कभी नहीं दिखाया कितने झूठ बुलवाए गए थे शिवा से। तो मुझे पुलिस की इस स्टेटमेंट पर कोई भरोसा नहीं है कि अच्छा दूसरी चीज की गुनाह उन्होंने कबूला है। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार के संबंध उन्होंने स्वीकार किए हैं। ये तो किस प्रकार के संबंध, नहीं, ये किस प्रकार के संबंध स्वीकार किए हैं। संबंध तो संत और शिष्य के रहे ही हैं उनके, और उनके किस प्रकार के संबंध उन्होंने स्वीकार किए हैं। संबंध की बात कबूली है उन्होंने। और अगर किसी प्रकार का गुनाह कबूला है तो कोर्ट तय करेगा, ये पुलिस नहीं तय करेगी। ऐसे तो हम पहले भी सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जब तक मतलब जजमेंट का एक आखिरी हिस्सा आप नहीं छू लेते या आप आखिरी हिस्से तक अपनी बात गुहार नहीं लगा लेते, तब तक कोई भी दोषी जो है, निर्दोष जो है, वो दोषी साबित नहीं होता। ऐसा इन लोगों का कहना है शुरू से। बट मेरा इसमें दूसरा कहना है कि देखिए, आप पुलिस में विश्वास करते नहीं है, जुडिशरी आपको जचती नहीं है, तो आप क्या विश्वास करते हैं? आप धर्म की आड़ में जो चल रहा है, नहीं, न्याय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, तो सीधे क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्लीन चिट दे रहे हैं और आपका बेल रिजेक्ट हुआ है। ना आपका ये अधिकार बनता है कि आप उनको सजा दे दें, ना तो पुलिस की जांच पर, पुलिस के स्टेटमेंट पर कोई सजा तय नहीं होती है। और हाँ, तो अखिलेश जी एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा शांत रहना चाहिए आप लोगों को। समय है 2-4 दिन। मुझे लगता है कि इनके पास जब कुछ बोलने के लिए होता तब भी ये लोग बोलते हैं, जब नहीं होता तब ये और ज्यादा बोलते हैं, और तेज बोलते हैं। इनको लगता है चिल्लाने से इनकी बात साबित हो जाती है। तो मेरे को ये कहना है कि देखिए, अगर आप टेक्निकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर आप ऐसी कहानियां बनाना चाहते हैं तो कुछ भी कहानी बनाइए, ढोल ढंगाड़ा कीजिए और चैनल पे चिल्लाइए आके। पर दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आज पुलिस ने बुलवाया है और पुलिस बोल रही है, पुलिस का स्टेटमेंट आया है, बाहर आउट हुआ है स्टेटमेंट, तो ये फर्जी तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता है। और आज देखिए, अब नारायण, आज आप ये बात बोल रहे हैं, कल ये कोर्ट में जब चार्जशीट बन के जाएगा तब आप फिर नकारेंगे, तो हम कहाँ आपको पकड़े? आप कहाँ जाके थमेंगे जहाँ हम मानेंगे कि वाकई गलती हो रही है? टीना जी, हमारी श्रद्धा सच को झूठ नहीं बना सकती है और ना तो आपका झूठ किसी सच को सच बना सकता है। कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी ये बोलेगा बच्चा उसका नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात है, अब तो नारायण साईं खुद कबूल कर रहे हैं, तब भी उनके समर्थक उनको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। उन्होंने संबंधों को अभी डीएनए टेस्ट हो जाएगा, कबूल किया। शारीरिक संबंध, मैं अपने संवाददाता से हवा में पैदा हो जाते हैं, बच्चे हवा में पैदा हो जाते हैं। दूसरा एक मिनट आप बोलिएगा अपनी बात, लेकिन मैं अपने संवाददाता का रुख करूंगा। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, जरा तफसील से बताइए, क्या कुछ बातें कबूल की है नारायण साईं ने? आज कई कबूलनामे किए हैं और ये कबूलनामे परिणाम है जब उसकी पत्नी जान के साथ मिला। भूपेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, शायद कुछ दिक्कत है। मैं भूपेंद्र दोबारा आपके पास आऊंगा। अखिलेश तिवारी जी, आप भी नारायण साईं और आसाराम के समर्थक हैं, अभी भी क्या आपके पास कुछ बचता है उनके समर्थन में तर्क देने के लिए, जबकि अब नारायण साईं खुद गुनाह कबूल कर रहे हैं और बहुत ही संगीन आरोप लगे थे, जो उन तमाम बातों में उनकी अब रजामंदी सामने आ रही है? अखिलेश जी, अभी विषय न्यायालय के अधीनस्थ है और अभी पुलिस जो बोल रही है, क्या पुलिस तो केस पंजीकृत के बाद ही वो कह देती है कि हमारे पास ठोस सबूत है। ये न्यायालय में पुलिस कितना ठहरेगी, हम लोगों को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। जी
अखिलेश जी, मैं ना एक पहले तो ताली बजा दूं कि ये कितने लेवल तक डिफेंड कर सकते हैं। कुछ डिफेंड करने के लिए है नहीं, उसके बाद भी डिफेंड करते, तो मुझे लगता है अखिलेश जी के लिए और अशोक जी के लिए एक तालियां तो यहाँ बजा देनी चाहिए कि आप अंधविश्वास के आगे क्या डिफेंड। अरे अशोक जी, आप बताइए। नहीं टीना जी, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। टेस्ट हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं टीना जी? क्या आरोप सिद्ध करने के लिए आप लोग नहीं मानते हैं, पुलिस को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, टीना जी क्या आप स्टेटमेंट पर भी सफाई देती, जिसको उसने मीडिया के सामने कहा था मुझे टार्चर किया गया था, झूठे बयान हमसे दिलवाए गए थे, झूठे कागजों पर सिग्नेचर कराए गए थे। कभी मीडिया के बंधुओं ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन सब मुद्दों पर डिबेट किया है? इन सब चीजों पर सफाई दी है? पुरुषार्थी, मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्या वजह है, आपको क्यों लगता है कि सभी लोग नारायण साईं और आसाराम को फंसाने में जुटे हुए हैं? पूरी दुनिया, एक तरफ वो संत और एक तरफ पूरी दुनिया। नहीं, एक बात दुनिया की बात नहीं, समर्थक आपके जैसे ये कि नारायण साईं गुनाह कबूल कर रहा है, फिर भी आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश जी गुनाह नहीं कबूल किया, उन्होंने संबंधों को कबूल किया है। एक बात बता दूं कि हम नहीं, 8 महिलाओं से नाजायज संबंध बनाना कहां तक उचित है? नहीं, पूरी आप मुझे बताइए। नहीं, बात सामने कह रहे हैं, 3 महीने से जिस प्रकार से दो विषयों पर डिबेट चल रही है, पूरी दुनिया पूरा देश ये मान रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र है, कुछ ना कुछ साजिश है। क्योंकि इसी बीच बहुत सारे मुद्दे आए। मुद्दा आया कि वो बाबूलाल का मुद्दा आया, इसी पे अभिषेक मनु सिंह का मुद्दा आया, उन पर भी आरोप लगे थे, लेकिन डिबेट का बहस का विषय वो नहीं बन पाया। बहस को विशाल कर रहे हैं। मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। सचिव का मामला नारायण साईं डिबेट का बहस का मुद्दा नहीं बन पाया। और आसाराम पूरे चैनल से दिखाया, सारे विषयों में तरुण तेजपाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी के उत्तर प्रदेश के सारे विषयों में पूरे चैनल से सब कुछ दिखाया। ये प्लानिंग है, हमें नहीं लगता, पूरे देश को ही लगता है। पूरे देश को नहीं लगता है अशोक पुरुषार्थी, आपके 5-10 चंद भक्त हैं, भक्त भी नहीं, अब तो अंधभक्त कहा जाएगा आप लोगों को, अंधभक्त कहा जाएगा जब नारायण साईं खुद गुनाह कबूल कर रहा है और आप उनको क्लीन चिट कर देंगे। श्रद्धा ऐसी है कि आप कानून को नहीं मान रहे हैं, ऐसी श्रद्धा के एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। हम तो सुनना ही नहीं चाहते। 21वीं सदी में श्रद्धा के लिए भी एक बैलेंस चाहिए हमें। सचिन कहे जाते हैं। देखिए नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। नहीं, आप भी शांत नहीं हो सकते। एक मिनट, नहीं, इस तरह के उदाहरण कहे जाते हैं। हम उनकी श्रद्धा थी, उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर दुराचार के आरोप आप विषयांतर न हो, नारायण साईं की हम बात कर रहे हैं। पूरी बात तो सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनिए ना। श्रद्धा थी, नारायण साईं की बात हो रही है, इससे उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और न वो आरोप उनके ऊपर साबित हुए। टीना शर्मा जी, क्या एक मिनट चिल्लाइए मत, एक मिनट अशोक पुरुषार्थी साहब, ऐसे बात नहीं होगी। आप अपनी बात बोलते रह जाएंगे एक तरफ से, अगर तो दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अशोक पुरुषार्थी, विषय अगर हम बहस कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। टीना शर्मा जी, ये जो तर्क उलूल जुलूल दिए जाते हैं आसाराम और नारायण साईं के समर्थकों की तरफ से, इससे तो यही लगता है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। देखिए, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो उसमें आ रहा है पीड़िता से रेप की बात भी मानी है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि पीड़िता मुझसे प्रेम करती थी और बहुत सारी भक्त मुझसे प्रेम करती थी। तो ये बात तो अखिलेश, जो आज तक हम 3 महीने से डिबेट कर रहे हैं कि आप एक पशु पेश में, आप एक अपने पशु जाल में जो है महिलाओं को फंसाते थे और वो आपको भगवान का रूप मान के समर्पण करती थी। अब उस समर्पण का एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जब आप किसी अथॉरिटी में होते हैं और आप नीचे वाले व्यक्ति को जो है इस्तेमाल करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप कानूनन जो है निर्दोषी माने जाते हैं और आप पे कानून की धाराएं लगती हैं। तो जैसे ही कानून की धाराएं लगती हैं तो ये उठ के आते हैं और बोलते हैं, क्या अखिलेश जी उठ के आते हैं और बोलते हैं कि कानून अपना जो है प्रोसेस में काम करेगा और जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब हम मानेंगे। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये मेरे को लगता है कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि अभी भी हमारा कुछ आस्था बची है भगवान में। अखिलेश तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, नारायण साईं ने जो बातें कबूल की हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रेप के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसमें उन्होंने पीड़िता के साथ रजामंदी से संबंध बनाए थे, 8 और महिलाओं के साथ भी उन्होंने संबंध बनाए थे और जमुना का बेटा जो मोक्ष बताया जा रहा है वो उन्हीं का बेटा है। क्या एक संत का यह आचरण हो सकता है? देखिए, जो प्रथम दृष्टा है अखिलेश जी, जो बात चल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कितना सार्थक हो सकता है जब ये न्यायालय में जाएगा। पुलिस ने कह दिया है कि उन्होंने कबूल कर लिया है, कल जाकर के उन्होंने कहा कि भाई प्रेशराइज किए मेरे ऊपर और
ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया, इसलिए मैंने ये बोला। चलिए, रही बात, उन्होंने शुरुआत से कहा कि मेरे ऊपर षड्यंत्र चल रहा है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर से दूध का दूध, पानी का पानी। अजय गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्म सचेतक अजय गौतम जी। अभी आसाराम और नारायण साईं के जो समर्थक है मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत किया नारायण साईं ने। ये भक्ति है या फिर अंधभक्ति है? देखिए, ये जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने आशाराम के समर्थक हैं, ये सब लोग कानून की बात करते हैं कि कानून में हमारा भरोसा है। उसी कानून में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी आशाराम बापू जी को लेके कि जो लोग पहले ड्रग का धंधा करते हैं वो बाद में राजनीति और धर्म के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद में आकर वो अपना जमीनों पे कब्जा करते हैं, वो गलत तरीकों से लोगों को सम्मोहित करते हैं, उनका मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण करते हैं और बाद में वो हीनियस क्राइम करने पे उतर आते हैं। अगर किसी मित्र को देखना तो ये 3 सितंबर की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है आशाराम जी वाले मामले के खिलाफ, पहली बात। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आज हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक संत को कंपेयर कर रहे हैं, एक उससे मतलब एक अपराधी से। अगर आप ये कहते हैं संत है तो आपने पुलिस कस्टडी में भी ऐसा क्यों बयान दिया? आपने ऐसी कौन सी आपको बतानी पड़ेगी? आप अगर आप अपने आप को संत कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन का त्याग करता हूं नैतिकता के आधार पर जब तक कि मैं बरी नहीं हो जाता। ये संताई की कौन सी परिभाषा इस देश में लिखी जा रही है? किसी संत को सीआरपीसी 82, 83 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जहां किसी संत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, 5 लाख का इनाम किसी संत के सर पर रख के उसके शहर में उसकी मुनादी कराई जाती है। क्या ये मेरे मित्र बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। मैं इस पर जवाब, एक मिनट अशोक पुरुषार्थी, आपसे मैं जवाब लूंगा, अखिलेश तिवारी का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। फौरन लौटते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। जैसे पिता वैसे पुत्र, जी हां, नारायण साईं पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तो नारायण साईं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के सामने उसने ये बात कबूल कर ली है कि पीड़िता के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। यही नहीं, 8 और महिलाओं के साथ उसके नाजायज संबंध थे और जमुना का जो बेटा मोक्ष है वो नारायण साईं का ही बेटा है। हमारे साथ भूपेंद्र, हमारे संवाददाता जुड़ गए। भूपेंद्र, संक्षिप्त में बताइएगा पुलिस के सामने क्या बातें कही है नारायण साईं ने? देखिए, पहले पीड़िता को, पहले नारायण साईं की पत्नी को सामने बिठाया गया और उसके बाद पीड़िता को। दोनों जब सामने बैठी तो नारायण साईं हक्का बक्का रह गया और उसके सामने कोई चारा नहीं था कि वो सच दोहराए। जो सच सामने आया है उसमें साफ तौर पर नारायण साईं ने ये कहा है कि पीड़िता से उसके शारीरिक संबंध थे, लेकिन वो अपने बचाव के तहत ये कह रहा है कि वो उससे प्रेम करती थी, बेहद प्रेम करती थी। ये कहीं ना कहीं वो अपने बचाव में रख रहा है। इसके अलावा जमुना का बेटा जो मोक्ष है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उसमें जानकी, जो कि उनकी पत्नी है, उसकी रजामंदी थी, उसे सब कुछ पता था और जानकी पर मोक्ष को गोद लेने का दबाव भी बनाया जा रहा था। ये बात जानकी ने कही है। और अन्य जो 8 युवतियों से शारीरिक संबंध बनाने की बात रही है वो भी पुलिस के मुख से ही सामने आई है। तो ये जो तथ्य सामने आए हैं पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के जरिए आए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अहम है ये। भूपेंद्र आता हूं दोबारा आपके पास। अखिलेश तिवारी, अभी भी कुछ बचा है आपके पास नारायण साईं के समर्थन में बोलने के लिए? नहीं अखिलेश जी, बचा बहुत सारा तथ्य है। निश्चित तौर से इस देश में कानून का राज है। अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक आप देख लीजिए कि जो भी आरोप लग रहे हैं आगे चल के मिथ्या हो रहे हैं। इसलिए हम लोग न्यायालय के जनाब, आप क्लीन चिट क्यों कर रहे हैं? टीना शर्मा जी, कौन से आरोप मिथ्या साबित हो रहे हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल बहस करना मतलब जांच का विषय है, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये स्टेटमेंट को मानते हैं, ना ही ये 164 के बयान मानेंगे, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ 3 सितंबर का जो स्टेटमेंट है वो मानेंगे। तो इन लोगों से तो बात करना मुझे लगता है कि बिल्कुल दीवार पे सिर मारने के बराबर है। अजय गौतम, आता हूं आपके पास। बात आज स्थिति ऐसी हो गई है तो आपकी बात मान ले रहे हैं, आप ही न्यायाधीश के कुर्सी पर जजमेंट देंगे टीना जी? अखिलेश भाई, मैं बड़ा साधारण सा प्रश्न कर रहा हूं अखिलेश भाई और अशोक पुरुषार्थी जी। आज वास्तव में स्थिति हो गई है, अगर स्वयं आशाराम जी और नारायण साईं स्वयं मीडिया में आके अगर वो कन्फेस भी कर लेंगे ना कि हाँ उन्होंने ये गुनाह किए, तो उनके समर्थक उन्हें वो भी नहीं मानने देंगे। क्योंकि नहीं बाबू, आपने नहीं किया होगा, कोई आपका क्लोन आ गया होगा, कोई आपका हमशक्ल आ गया होगा। अजीब स्थिति है। अब नारायण साईं भी गुनाह कबूल कर रहे हैं तो उनके समर्थक अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। अजय गौतम जी, कैसी बात?
तो तथाकथित संत आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं दोनों आरोपों के घेरे में, और अब तो नारायण साईं ने पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया है कि हाँ, पीड़िता के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। हालांकि रजामंदी एक शब्द उन्होंने उसमें जोड़ दिया। सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि नारायण साईं ने बलात्कार का गुनाह कबूल कर लिया है। जमुना का बेटा भी नारायण का ही है। साथ ही नारायण साईं ने यह बात भी कबूल कर ली है कि उसके और भी 8 महिलाओं से संबंध रहे हैं। आज पूरी हो रही है। हम 3 बजे करीब उनको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फर्दर डिमांड करने की योजना है। रिमांड पीरियड के दरमियान उनसे काफ़ी घनिष्ठ पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोर और लेस ही हैज़ एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक मोक्ष के बारे में था कि किसका लड़का है, उसके बारे में भी ही हैज़ एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने बहुत सी जानकारियां नहीं दी हैं। उसके लिए हम लोग फर्दर रिमांड की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने करीब 8 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं। इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होगा। करीब उनके रिमांड पीरियड के दरमियान हमने 7 मोबाइल एक्स्ट्रा रिकवर किए हैं और 3 पेन ड्राइव हैं और 1 फ्लॉपी डिस्क है, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे। राकेश अस्थाना का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। कोमल, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, अभी जो भी दिखाया गया है, जो भी सुना गया है, जो कि हम सुन रहे हैं टीवी में, कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा है कि नारायण साईं ने स्पेशली खुद आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो दिखाने के लिए तो ये भी दिखाया गया था कि नेपाल फरार हो गए नारायण साईं और देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो हरियाणा बॉर्डर से ही मिलते हैं। दिखाने के लिए दिखाया गया था कि उन्होंने दाढ़ी मूछें मुड़वा ली हैं और वो भेष बदल बदल के फिर रहे हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं, टीवी में मिलते हैं, तो सबको बड़ी अच्छी तरह से उनकी दाढ़ी मूछें हिष्ट-पुष्ट रूप से दिखाई दी जाती तो उस वक्त हटा ली होगी उन्होंने दाढ़ी मूछें, ये भी तो हो सकता है। और फिर एकदम उग भी आती है और इतनी अच्छी ही उगा जाती है। और नेपाल फरार हो गए थे, वो तो मानो इच्छाधारी हो गए हैं, तमाम भेष जिस तरह से धारण कर रहे थे। सरदार की पगड़ी और ब्रेकिंग न्यूज थी कि वो नेपाल चले गए हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर से मिलते हैं। क्यों भागे? क्यों? मेरा तो बुनियादी सवाल है कोमल, मेरा तो पहला सवाल यही है कि इतना वक्त उन्होंने लगाया क्यों? खुद पुलिस के सामने पेश हो जाते, इतने कयासों को कोई हवाई नहीं देता। मैं सवाल का जवाब दूं आपके रिपोर्टर साहब जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे को ये बताना है कि सूरत हाईकोर्ट से सूरत पुलिस को झनकार मिली है कि आपने नारायण साईं को भगोड़ा कैसे घोषित किया, जब किसी की एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगी होती है। मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ। एक मिनट, मेरी बात। अभी एक मिनट, टीना जी ने कहा कि वो सरदार की पगड़ी में थे। अरे आप दोनों उनके समर्थक हैं। कोई एक आदमी बोल लीजिए। उन्होंने कहा सरदार की पगड़ी में थे। जैसा देश वैसा भेष। सरदार की पगड़ी पहनना भी अपराध है क्या इस देश में? आप हमको ये बता दीजिए। पहले सरदार की पगड़ी पहनना भी जैसा देश वैसा भेष। अगर सिख उनके कोई सिख, मैं जात धर्म की बात नहीं कर रहा, अगर सिख धर्म का कोई व्यक्ति समर्थक है, उनका शिष्य है और उसने स्वागत में पगड़ी दे दी है, उसको पहनना, उसका सम्मान करना, ये भी कोई अपराध आता होगा क्या? कैसे बात आप लोग करते हैं? एक मिनट, कोमल मेरा सवाल सुन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण साईं और आसाराम अपना गुनाह कबूल कर भी लें, तभी आप लोग उन्हें कबूल नहीं करने देंगे? देखिए, वो क्या कबूल कर लेंगे या क्या कबूल नहीं करेंगे, इसके लिए हमें न्यायालय के वर्डिक्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने तो देखा नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना है कि बाबूजी ने कोई अपने गुनाह कबूल कर लिए? वो तो बोल रहे सत्य सामने आएगा। कोई अपराधी गुनाह नहीं कबूल करता है, कोई अपराधी गुनाह कबूल नहीं करता है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, कोई चोर कहता है, मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी है ही, लेकिन तमाम सबूत सामने आ रहे हैं ना। कोमल जी और अशोक जी को एक बात बता दूं। अशोक, सुनिए तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने कहा ना कोई गुनाह नहीं कबूल करता। 24 अगस्त को जब आशाराम जी पहली बार मीडिया के सामने आए, वो बाइट है, कहो तो चलवा दूंगा मैं। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ऐसा नहीं है। मैं दोषी हूं, ऐसा नहीं है। और मैं दोषी हूं साबित तो नहीं तो मुझे गले लगाओ। इस बात का क्या मतलब निकलता है? उन्होंने खुद बोला कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद बोला कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वयं उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है। और मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आप मुझे बताइए, आज नारायण साईं है, आप बताइए नारायण साईं है, क्या कोई भी संत की है कौन सी इस देश के अंदर नई परिभाषा लिखी जा रही है, जहाँ संत अपनी एक ब्याहता पत्नी के
किसी और से संतान उत्पन्न करता है, जो ना कि भारत के कानून के हिसाब से इलीगल है, क्योंकि आप एक पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध नहीं रख सकते। नहीं, वो हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन है, हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन है। कोमल, इन्होंने जो बापूजी की बताई 24 अगस्त की बाइट सुनवाते हैं तो भले सुनवाइए, और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि बापूजी ने यही तो बोला, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे साबित करिए। भी बोला मैं निर्दोष हूँ, ऐसा नहीं है। गौतम ही नहीं, किसी के आरोप साबित 27 अगस्त को भरी मीडिया के अंदर 27 अगस्त को भरी मीडिया के अंदर आकर राम जी ने कहा कि हाँ मैं उस रात को उस कुटिया में था, मैंने सिर्फ उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा। पूरे देश से जो उस बच्ची के साथ हो सकती थी, अगर उस बच्ची के माँ बाप उस कुटिया के अंदर होते तो वो हो जाती। पूरा आप बताइए, प्राइमा फेसी की एस्टेब्लिश होती एक अशोक जी, टीना शर्मा कुछ कह रही हैं। जो अजय जी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि बापूजी ने एक प्रवचन के दौरान ये कहा कि मैंने उस लड़की के साथ रेप नहीं किया, मैंने उसका मतलब मैं उसका इलाज कर रहा था, झाड़ा फूकी। तो 1.5 घंटा बिल्कुल नहीं बोला कि वो झाड़ा फूकी। मैं बोल रही हूँ, आश्रम में कभी मैं बोल रही हूँ। हम तो विकार करते हैं, आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते, आपकी तरह चिल्लाएं क्या हम यहाँ पर। उन्होंने कहा मैं 1.5 घंटा उस बच्ची के साथ उस कमरे में था, ऐसा स्वीकार किया। एक मिनट, अशोक कर रहे हैं, अशोक नहीं, एक मिनट सुनिए। नारायण साईं की हम बात कर रहे हैं, आप लोग बहस नहीं, बहस दूसरे पे जा रहे हैं। मैं नारायण साईं की बात कर रहा हूँ। नारायण साईं, एक मिनट, अशोक शांति, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, 2 शब्दों में प्लीज, 2 शब्दों में हम गौतम जी का जवाब देंगे, 2 शब्द में। इन्होंने कहा, बापूजी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि षड्यंत्र और साजिश के तहत अगर हमें राजस्थान सरकार फंसाती है, ये सुन ले, तो 2 महीने में उनका 2 महीने में चुनाव है। इसको मीडिया ने, लोगों ने धमकी समझा था, ये चेतावनी थी, संदेश था। और आज क्या हुआ राजस्थान में, आप देख लीजिए, वो आपके लिए मुद्दा नहीं बनता। और बापू के स्टेटमेंट, बापू जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करने में बताइए, संत समाज का चाल चरित्र और चेहरा होता है अखिलेश साहब, संत समाज का चाल चरित्र और चेहरा होते हैं। संत पे हम नारायण साईं की बात कर रहा हूँ, मैं नारायण साईं की बात कर रहा हूँ। अजय गौतम जी, अशोक पुरुषार्थी, नारायण साईं क्या बता रहे हैं, महापुरुष की तरह है, पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ सवाल यही है जो अजय गौतम कह रहे हैं, यही संतैया, यही समाज में अनुकरण करा रहे हैं। अजय जी जो बात कह रहे हैं कोमल, वही सवाल है मेरा आपसे। अजय गौतम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर नारायण साईं खुद को संत कह रहे हैं तो फिर ये 8 महिलाओं के साथ संबंध की बात कबूल कर रहे हैं, एक सेविका से उनका पुत्र है, ये चीजें क्या बयां करती है? क्या ये एक संत का आचरण हो सकता है? कहा तो ये भी किया था कि बापूजी को पीडोलिया है, फिर उसकी सच्चाई आ गई। आनंद ने कहा था ऐसा कि मैंने जज के सामने पॉइंट रखा था, लेकिन जज ने इस बात को खारिज कर दिया। आप नारायण साईं की बात कीजिए ना, मीडिया में जो बात, नारायण साईं की बात कीजिए। कोमल, मैं उसी पे आ रही हूँ सर जी, मैं उसी पे आ रही हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। मीडिया में जो बातें आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी बातें सच। पुलिस कमिश्नर ने ये बात कही है, पुलिस कमिश्नर क्यों झूठ बोलेंगे? और बताइए। और अखिलेश जी, अशोक जी आपकी बात कही है, बाकी लोग भी बोलेंगे। अशोक पुरुषार्थी, मेरी आपत्ति बिल्कुल नहीं, मैं कोमल से। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, कल नारायण साईं की सूरत कोर्ट में पेशी है, तो हम न्यायालय के वर्डिक्ट को सबसे बड़ा मानते हैं। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता है। पुलिस ने धमकी देकर शिवा से भी झूठे बयानों पे साइन करवाया था। अब आप उसका मुझे बयान दीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि नारायण साईं को धमकी दी गई होगी? ये नहीं बोलना है, मैं ये बोल रही हूँ कि जरूर प्रेशराइजेशन होता है। कई आरोपी ये बोलते हैं कि हमें प्रेशराइज देकर हमें इस बात। टीना शर्मा जी, जब इस तरह की बात कही जाती है, एक मिनट कोमल, तो कहीं ना कहीं टीना ऐसा नहीं लगता है जब इस तरह की बात कही जाती है कि आपका न्यायालय में भरोसा नहीं है? आप पुलिस कमिश्नर पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धमकी देकर ये बातें कहलवा दी गई। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि इतना सेंसिटिव केस है, राकेश अस्थाना जी कमिश्नर जो है उन्होंने जरूर इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के अंडर किया होगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल पुलिस कमिश्नर है और बहुत सेंसिटिव तरीके से उन्होंने इस केस को लिया है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा ये बयान, और 164 के बयान भी मुझे लगता है कल में हो जाने चाहिए। तो जैसे ही 164 के बयान हो जाएंगे, एक्यूज जो है अपने बयान चेंज नहीं कर सकता। आप चिल्लाने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ ला सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप नित्यानंद जी के बारे में बोल रही हैं और बातें बोल रही हैं, तो कानून देखिए सबके लिए बराबर है। सरस्वती जी के बारे में नहीं, एक मिनट, पहले मेरा बयान नहीं जा रहा है,
जो भी आप बोल रही हैं वो सारी बातें कई बार कानून में जब जाते हैं मामले तो वहां चार्जशीट भी फाइल होती है और वहां पर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और वहां पर कई बार खारिज भी हो जाते हैं मामले, ऐसी भी सच्चाई है। पर देखिए किसी स्टेटमेंट को, डीएनए टेस्ट को आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। आप उन्होंने कहा है कि वो बच्चा उनका है, इसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। आप कहां तक इसको डिनाई करेंगे मैं ये समझना चाहती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संत जो है, संत कोई भी जो अपने आप को संत कहता है वो समाज का चाल चरित्र और चेहरा होता है। उन लाखों अनुयायी होते हैं जो उनके जीवन के, उनके आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं। 58 दिन अपने मंच से लगातार ये कहने वाले नारायण साईं की साच को आज नहीं और झूठ को पैर नहीं, 58 दिन तक प्रोसिक्यूशन का सामना करने से क्यों डर गए? अगर उन्होंने उनके मन के अंदर कोई चोर नहीं था तो क्यों नहीं उन्होंने प्रोसिक्यूशन ज्वाइन किया? क्यों? दूसरी बात साहब, मैं दूसरी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात, वो इस समाज का चाल चरित्र और चेहरा, आज एक संत का चेहरा जो इस समाज के सामने आ रहा है, वो चेहरा ये है कि आप एक पत्नी के होते हुए किसी और से संतान को पैदा करते हैं, 8 लोगों से आप बनाते हैं, आप समाज को भ्रष्ट करने की तरफ धकेल दिया, समाज को भ्रष्ट और उसके अंदर बोलने के अपराधी हैं आप। अजय गौतम जी, एक मिनट। कोमल जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, ये आरोप तो अब लग रहे हैं और जो गुनाह उन्होंने कबूल किए हैं नारायण साईं ने, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले 58 दिनों तक नारायण साईं क्यों भागते फिर रहे थे? कभी भेष बदलते थे, कभी सिगार्स बदलते थे, कभी लोकेशंस बदलते थे, कभी खबर आई कि विदेश भाग रहे हैं, क्यों? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी उन्हें? ऐसे में तो लोग यही करेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए रिपोर्टर साहब, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका आंसर जरूर देना चाहूंगी, लेकिन मैं बोलूंगी अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं, इसे फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज ना बोला जाए। अगर किसी को समाज को सभ्यता से समाज को सच्चाई बताई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप तमाम लोग से आराम से बात करें, चिल्लाएं आप, सभी अनुकरण करें, आप भी ना चिल्लाएं। अगर बोला, मेरी मैडम जी ने बोला तो मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट दी, इंटरप्ट इन बिटवीन देम। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल समाज से आते हैं तो हमें अपनी बुद्धिजीविता होने का परिमाण देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, छोटे में रखिएगा अपनी बात लेकिन। हाँ जी, मेरा यही पॉइंट था, काम से सुनिए। वो कभी भी भगोड़े नहीं थे। उनकी एंटीसिपेटरी बेल पहले सेशन कोर्ट में लगी हुई थी, जहां से वो रिजेक्ट होती है, फिर हमने हाई कोर्ट में लगाई। तो जो बंदा एंटीसिपेटरी बेल के थ्रू कोर्ट के सामने प्रस्तुत होता है उसे हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या भगोड़ा नहीं कह सकते। लेकिन कोमल, आप ये चाहेंगे कि आप झूठी बातें बोले और आपको बोलने दें, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। भ्रामक जानकारी सिर्फ इनाम का घोषित कर दिया गया। टीना जी, मुझे लगता है आप उनका ज्ञानवर्धन करें। टीना शर्मा बताएंगी आपको क्या कुछ हुआ था। विषय पे आ जाए। एक आम अपराधी और एक संत में एक आम आरोपी और संत में। टीना शर्मा देखिए, सेक्शन आईपीसी के 82-83 में जो इनको धाराएं लगाई गई थी, उसके बाद नेपाल में भी इनके पोस्टर्स लगे और उससे पहले जो है सारे एयरपोर्ट्स को सूचित कर दिया गया था कि ये भाग ना पाए। पर भागे नहीं थे वो नेपाल, दिल्ली से ठीक है, तो पोस्टर लगे। अब आप बीच में बोल रही हैं, अब आप बीच में बोल रही हैं, आप बीच सुन लीजिए। देखिए न्यूज़ झूठी थी, इसका बात आती है ना कहीं ना कहीं। अब आप न्यूज़ की बात कर रही हैं, मैं कानून की बात कर रही हूँ। आप न्यूज़ की बात कर रही हैं, मैं कानून की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 82-83 में उनको उनका ऑफेंस माना गया। सारे एयरपोर्ट्स को कह दिया गया कि यहाँ से भागने ना पाए। अगर आपके पास ऐसी कोई एंट्री आती है तो आप रिफ्यूज करेंगे, फ्लाई नहीं करने देंगे। पहली बात, भगोड़ा साबित होते हैं। 5 लाख का इनाम और 1 लाख का इनाम। उनका जो भक्त था उसके ऊपर 1 लाख का इनाम, 5 लाख का इनाम इनके ऊपर रखा गया। तो ये सब ऐसे इन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट से झटकार मिली है या फटकार मिली है पुलिस को, ये जो भी है, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। निकलवाइए, मिल जाएंगे आप। मैं क्यों डॉक्यूमेंट निकालूंगी? आप डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। हम इसी बात को अरे गौतम जी, हम इसी बात को बार बार नहीं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। सारी दीवारों पे लग रहा था। इसी बात आप कोमल जी बोलना चाहते हैं, अपनी बोलना चाहते हैं, आप क्या बोले? आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बोलने तो दीजिए। अच्छा, बोलने तो दीजिए। छोटे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देश को लूटने वाले विदेश में ऐसा आराम करते हैं, अय्यासी करते हैं जाके, तो उनके लिए इतनी जल्दी लुकआउट नोटिस नहीं जारी होती। और किसी महात्मा पर तुलना की जाती है कभी, उस पर आप लोग बहस करते हैं। और राकेश अस्थाना का अरे सुनिए तो कोमल मानती है कि इनके लिए भगोड़ा शब्द बोला गया। टीना मानती है कि भगोड़ा बोला गया। मीडिया ने बोला, मैं उसका विरोध। अरे भगोड़ा तो कानूनी टर्म है। अरे भगोड़ा तो
एक कानूनी राकेश टर्म अस्थाना है। का जो स्टेटमेंट है अखिलेश जी, उससे यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपने गुनाह को कबूला है। उन्होंने कहा हमारे संबंध थे और संबंध तो हमारे भी आपके बहुत हैं। अच्छा है। एक शारीरिक संबंध कौन से ये कैसे कर रहे हो भाभी जी? आप पीटेंगे आपके संबंध में? आप भ्रम मत फैलाइए, आप धैर्य रखिए। राकेश अस्थाना ने कहा है कि हम उसकी रिमांड और बढ़ाएंगे जिन विषयों पे हमें डाउट है। कौन सा पुरुषार्थ बता रहे हो अशोक जी? धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करिए, हमारे पुरुष चतुष्ट है। कौन सा ये व्याभिचार का पुरुषार्थ? ये व्याभिचार का पुरुषार्थ? ठीक है, ये कहना है कि पुलिस अजय जी, अब ये इसे व्यभिचार ना कहा जाए तो फिर क्या? एक ब्रेक के लिए रुके, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।